अच्छा जी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल काम शुरू कर दिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम लोग देखें कि होता क्या है। और आई थिंक प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ भी आई होंगी चीज़ें। थोड़ी सी मैंने इस थ्योरी को स्किप किया था, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा ताकि फिर हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी रखें। अच्छा, तो आज वो वाली जो थ्योरी स्किप की थी वो आज कवर कर लेते हैं, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। और फिर हम बाकी का जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल काम है वो फिर देख लेंगे। अच्छा, तो इमेजेस इमेजेस पे काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले ये क्या है, अ कंटेनर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने जो इमेजेस अभी तक यूज़ किए हैं उसमें आप लोगों के सामने है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमारी क्या बात हुई थी, हमने जितने भी इमेजेस लास्ट टाइम हमने कुछ क्लास में यूज़ किए हैं, कुछ हमने आपको असाइनमेंट में मैंने दे दिए थे, तो आप लोगों ने वो पुल किए होंगे और उनको रन करके देखा है सारा कुछ। तो ये इमेजेस हैं क्या? बेसिकली एक फाइल है, उसके अंदर हमारा जितना भी कोड है उसके सारी एग्जीक्यूटेबल, सारी सेटिंग, सारी लाइब्रेरी, सब कुछ उस इमेज के अंदर है। अभी तक हमने जो इमेज यूज़ किया है वो फ्रंट एंड इमेज यूज़ किया है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है। उसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ हमारा HTML का कोड था या थोड़ा बहुत CSS वगैरह होगा, राइट। तो जो ये वाला पहला कंटेनर हमने डिप्लॉय किया था उसमें सिर्फ हमारे पास कुछ कोड था। बाकी जैसे रन टाइम अगर आप देखें तो हमने एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च की थी, राइट। उसके अंदर हमारा रन टाइम भी था जिसके अंदर हमारा मेरी वॉल्यूम कम आ रही है, कैसे हो सकता है? ऑडियो में चेक करता हूँ। कम हुआ, अब बेहतर है। अभी अभी कैसी है वॉल्यूम? हेलो हेलो, अभी भी ठीक नहीं है? कम आ रही है ना, तो फुल कर दूँ। हेलो, अब सही है? ओके, ये पता नहीं कहाँ से खुद से चेंज हो गई थी। अच्छा जी, तो अब वॉल्यूम अगर ठीक आ रही है। हाँ, तो हम इमेजेस की बात कर रहे थे। इमेजेस के अंदर हमारे पास हमारा कोड होता है। तो हमारे वेब वेब जो एप्लीकेशन है उसका कोड क्या है, हमारा HTML फाइल, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह। फिर हमारा रन टाइम है, इसके अंदर हमारे पास हमने nginx का सर्वर यूज़ किया था, जिसके अंदर हमारा एक वेब वेब एप्लीकेशन का सर्वर होता है जिसके थ्रू हमारे ब्राउज़र तक वो पेज डिप्लॉय होता है। ठीक है, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है हमारा HTML कोड ताकि ब्राउज़र पे वो चले, और वो पोर्ट्स वगैरह का सारा नेटवर्किंग वाला काम। ठीक है, तो ये कोड एंड रन टाइम हो गया हमारा। अच्छा, फिर सिस्टम टूल्स क्या हैं? वो इतना कोई ख़ास हम लोग इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे। आगे चल के कुछ एडवांस एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे तो कुछ चीज़ें आएंगी। लाइब्रेरीज हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमने काम शुरू किया है।
तो अभी तो हमने बेसिक एप्लीकेशन बनाई थी, एचटीएमएल एप्लीकेशन टाइप की चीज़ें। लाइब्रेरीज़ आपकी आ सकती हैं अगर आपने जैसे अगर नोड जेएस वगैरह पे जाते हैं हम तो उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ होंगी। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं तो पाइथन की लाइब्रेरीज़ होंगी। सो ऑन जो भी आपका प्रोडक्ट है एप्लीकेशन के हिसाब से आप डिफरेंट लाइब्रेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी हमारी इमेज के अंदर आती हैं। और फिर कोई भी अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स वाली चीज़ें वो भी इसी इमेज के अंदर आती हैं। अच्छा, और ये जो इमेज बनता है ये लेयर्स बनते हैं। ठीक है? तो एक के ऊपर एक लेयर हम ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पहला जो इमेज हमने डिप्लॉय किया था, उसके अंदर लेयर्स थे, आगे चल के हम उसकी डॉकर फ़ाइल देखेंगे तो वो और ज़्यादा समझ आएगा। होता क्या है सबसे पहले जो हमने एचटीएमएल का इमेज जो पूरा यूज़ किया था, उसके अंदर एक लेयर है फॉर इंजन एक्स, ठीक है? वो हमारा बेस इमेज है। वो हमारा पहला लेयर हो जाएगा जिसके अंदर हमारा वेब सर्वर है। फिर हमारे पास सेकंड लेयर है जिसके अंदर हमारा जो भी कोड हमने कॉपी किया होगा तो एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो है ये लेयर्स इंक्रीमेंटली वन एट अ टाइम एक के ऊपर एक स्टैक बनता जाता है और ये पूरा जब आप कंबाइन करते हैं तो ये कंप्लीट हमारा इमेज बनता है। ठीक है। अच्छा, और ये लेयर जो है ये हमारे आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो डॉकर फाइल होती है वो भी हम आज देखेंगे। डॉकर फाइल के अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे लेयर्स बनते चले जाते हैं। अच्छा। अच्छा, अम, हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग वर्जन होता है हमारे इमेज का। ठीक। तो हमारे इमेज में वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन चलती है लेकिन वो चल नहीं रही होती, राइट? उसकी सिर्फ फाइल्स होती हैं। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो रनिंग स्टेट में आती है तो वो रन टाइम पे कहते हैं हम उसको, और ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, तो एक हमारा स्टैटिक है जो बिल्ड हुआ हुआ है, बिल्ड टाइम कह रहे हैं इसको, दिस इज द इमेज। एंड जो रनिंग स्टेट है द रन टाइम, इसको हम कंटेनर में ये कंटेनर कहते हैं इसको। ठीक। Inside of the image is a cut down operating system and all the files and dependencies required to run an application. अच्छा, कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मतलब है? हमने जब डॉकर का पढ़ना शुरू किया था तो हमने जो हिस्ट्री में देखा था कि इससे पहले जो वर्चुअल मशीन्स में इश्यूज होते थे कि हर वर्चुअल मशीन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, याद है आपको? तो कंटेनर का फ़ायदा ये होता है कि हमें हर कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं वो दिस इज़ जस्ट अबाउट द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे कंटेनर है उसके अंदर हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम तो लाजमी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर और हो सकता है उसके अलावा भी हमें कोई चीज़ें चाहिए हों। फिर हमारे पास बाकी जो हमारी एप्लीकेशन की फ़ाइल्स हो जाए, जो कोड की फ़ाइल्स हो गई, ठीक है? तो पूरा एप्लीकेशन का डायरेक्टरीज़ वगैरह वो सारी आ जाएँगी जिसके अंदर हमारा कोड भी इंक्लूड होता है। और फिर डिपेंडेंसीज़, डिपेंडेंसीज़ कौन-सी हो गई कि हमारी अगर कोई लाइब्रेरीज़ हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें डाउनलोड करनी है हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है? एंड इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास जो पूरा इमेज है, वो इमेज एक के बाद एक लेयर बनता है और वो सारी लेयर जब कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कंप्लीट रनिंग स्टेट में आने के लिए, वो उसके पास आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, common layers among different images are downloaded only once and stored only once and get reused in all images. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेस इमेज यूज़ कर रहे हैं nginx का, तो nginx हमारा वेब सर्वर यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये जो है हमने एक से ज़्यादा कंटेनर में चाहिए होगा ऑब्वियसली, राइट? हर हर बार हम जो भी इमेज बनाएंगे उसमें हमें nginx यूज़ करना होगा अगर वेब फ्रंट एंड कंटेनर है। अच्छा, अगर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो मल्टीपल फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं, तो एक से ज़्यादा इमेज भी होंगे जिसको nginx की ज़रूरत होगी।
तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जैसे लेयर 1 में अगर हमने nginx डाउनलोड करना है डॉकर हब से, तो वो एक बार डाउनलोड होगा और हमारे पास सेव हो जाएगा, उसका इमेज सेव हो जाएगा सिस्टम के ऊपर। उसके बाद जब भी किसी भी इमेज को वो लेयर चाहिए होगा, तो वो सिस्टम में से यूज़ कर लेगा, उसको दोबारा से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो लेयर वो लेयर अभी से हमारे पास लोकल स्टोरेज में मौजूद है। ठीक है, तो वो रीयूजेबल इमेजेस हैं, जो लेयर्स की तरह यूज हो जाते हैं। अच्छा, you build container based on images, and that is why images are sometimes called stopped containers. अच्छा, ये वही बात है ना कि हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग स्टेट में है। अगर आप उसको स्टॉप कर दें तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इमेज के अंदर हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक extra kind of thing, इतना important भी नहीं है। You can also create images from actual stock containers, ठीक है। अगर आपका कंटेनर रुका हुआ है तो आप उसका इमेज भी बना सकते हैं। Once a container is up and running, made from an image, the two constructs become independent on each other, and you cannot delete the image until last container using it has been stopped. ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जब आपने इमेज बनाया या डाउनलोड किया और उससे कंटेनर बना लिया, अब वो इमेज और कंटेनर अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जब तक कंटेनर डिस्ट्रॉय नहीं होता, इमेज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जब तक इमेज है आपके पास, कंटेनर उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। द होल पर्पस ऑफ अ कंटेनर इज़ टू रन एन एप्लीकेशन। अच्छा हाँ, ये इसका जो पर्पस है ना, ये वाला पहला पॉइंट का, इसका पर्पस क्या है कि हम लोग इमेज को रीयूज़ करते हैं। अगर कंटेनर को हमने किसी भी वजह से रीस्टार्ट करना है या कोई इशू आया कंटेनर में और हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको इमेज की ज़रूरत होगी अगेन, तो इसलिए वो इमेज हम डिलीट नहीं कर सकते। द होल पर्पस ऑफ अ कंटेनर इज़ टू रन एन एप्लीकेशन, राइट। हमने जो पूरी इतनी ख्वारी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका सारा पर्पस क्या है कि हम कोई एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं और उसको किसी लाइट वेट मीडियम के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं और उसको फिर स्केल भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर यूज़ करने का सारा मकसद ये है कि ये तेज़ी से और बहुत ही लाइट वेट होते हैं कंटेनर्स, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं वर्चुअल मशीन से, ठीक है। वरना वर्चुअल मशीन भी अभी एक ऑप्शन है, तो हम कंटेनर पे क्यों जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट हैं, ज़्यादा लाइट वेट है, राइट। उसमें वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सारी चीज़ें हैं ही। और आपने जैसे डॉकर हब से लास्ट टाइम हमने इमेज पुल करके देखा था, तो वो आपके सामने है कि वो वर्चुअल मशीन से ज़्यादा कितना फास्ट है और लाइट वेट भी है, क्योंकि उसका फाइल साइज़ बहुत छोटा होगा, बहुत ही आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, शेयरिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ओवर आप क्लस्टर के ऊपर मल्टीपल सर्वर्स में पे भी आप उनको तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, so this means that images are built from usually small and stripped of all non-essential parts, right? Images के अंदर हमारे पास कचरा हम रखते ही नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल हैं हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ हम अपने पास कंटेनर में नहीं रखते। वो वाला जो होता है ना कि आप सामान लाए, होर्डिंग नहीं होती है। होर्डर का पता है अगर आपको, कि कुछ लोग होते हैं ना वो सारे कचरा अपने पास जमा कर देते हैं, तो दिस इज द ऑपोजिट, कि हम कुछ भी अपने पास जमा नहीं रखते, जो यूज़ नहीं हो रहा उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली सिंप्लिसिटी वाली मेंटालिटी है। अच्छा, ऑफिशियल लिनक्स एल्पाइन लिनक्स डॉकर इमेज, कुछ 4 MB का साइज था, शायद अभी थोड़ा हो सकता है चेंज हुआ हो, लेकिन बहुत ही सबसे छोटा इमेज है डॉकर का, लिनक्स डॉकर इमेज। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम होता है। तो दिस इज़ आवर स्मॉलेस्ट इमेज, जो हमारा बेस इमेज होता है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो यूबंटू अगर आपने डॉकर कंटेनर में चलाना है, तो वो कुछ 120 MB का था अभी, जो भी है थोड़ा बहुत बड़ा होगा या कम हुआ होगा, जो भी है। तो बहुत ही स्मॉल फाइल साइजेस हैं, आप देखें कंटेनर के,
इमेज के। तो इसलिए ये कितनी तेज़ी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप सोचें 4 एमबी का कंटेनर है, तो आप उसको कितना क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन एनी मशीन इन द वर्ल्ड। अब तो गीगाबिट कनेक्शन चलते हैं, तो दीज़ आर लाइक सेकंड्स के अंदर आप इसको किसी भी मशीन पे पुल कर सकते हैं। इमेज रजिस्ट्रीज़ हमने ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली चला लिया, इसकी थोड़ी-सी थ्योरी है कि डॉकर के इमेजेस हम इमेज रजिस्ट्रीज़ में सेव करते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट इमेज रजिस्ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन है डॉकर हब, जो ऑफ़िशियल डॉकर का रजिस्ट्री है। तो इससे डॉकर ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका कनेक्ट हुआ हुआ होता है, सिर्फ़ आपने लॉगिन करना होता है। तो hub.docker.com पे आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको आई थिंक मैंने असाइनमेंट दिया था कि हब डॉकर हब पे जाके आपने अपना अकाउंट भी क्रिएट करना था। तो होपफुली आपने कर लिया होगा, आज हम यूज़ करेंगे उसको। Docker client is also opinionated and defaults to using Docker Hub, right? क्योंकि ये Docker Hub इनका डिफ़ॉल्ट है, ये खुद इसको सपोर्ट करते हैं, तो Docker Hub पे डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। बाकी और भी रजिस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए उनके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशंस डॉकर की चेंज करनी होंगी, बट यू डोंट रियली नीड टू। ये Docker Hub बहुत अच्छा है। अच्छा, इमेज रजिस्ट्रीज़ कंटेन मल्टीपल इमेज रिपॉजिटरीज़, ठीक है। तो हमारे पास जैसे आप ये देखें, हमारे रजिस्ट्री है, तो ये जैसे डॉकर हब है, और डॉकर हब के ऊपर हमारे पास मल्टीपल रिपॉजिटरीज हैं, और हर रिपॉजिटरी किसी एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे फर्स्ट करें, रिपॉजिटरी वन है, यहाँ पर हमारा एल्पाइन लिनक्स है अगर, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्जन होंगे। ओवर टाइम एल्पाइन लिनक्स का वर्जन चेंज हो सकता है फाइल सिस्टम में जो है कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वो अपडेट होता रहेगा एंड यू जस्ट हैव वर्जनिंग होती रहेगी। फिर सेकंड रिपॉजिटरी में लेट्स सपोज कि हमारे पास इंजन एक्स का इमेज है, तो उसके भी वर्जन चेंज होते रहते हैं, राइट? जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं तो इट इवॉल्व्स और उसके वर्जन इंक्रीज होते रहेंगे। एंड फिर लेट्स सपोज एक थर्ड रिपॉजिटरी है जो हमारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन के इमेजेस होंगे। एंड क्योंकि हम एजाइल में काम करते हैं और एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो हमारे इमेजेस के भी वर्जन्स आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन के वर्जन्स रिलीज होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक रजिस्ट्री बन जाती है जहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस की रिपॉजिटरीज होती हैं, और उन रिपॉजिटरीज में हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स सारे मेंटेन चल रहे होते हैं। तो एक रिपॉजिटरी में हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इमेज वर्जन। Docker Hub also has the concept of official repositories and unofficial repositories। तो यहाँ पर क्या मकसद है? ऑफिशियल रिपॉजिटरीज हमारी कुछ होती हैं जो नॉन पब्लिशर्स हैं डॉकर हब के ऊपर, उनके पास उनकी अप्रूव्ड रिपॉजिटरीज, जैसे आप समझें, जैसे फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे एक वेरीफाइड अकाउंट होता है ना, उसमें बिजनेसेस या सेलिब्रिटीज का वो जो ब्लू टिक आ रहा होता है, लेट्स कंसिडर इट लाइक दैट कि ये ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड कोई रिपॉजिटरी है, कोई ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक ऑफिशियल रिपॉजिटरी होती है इन लोगों के लिए, और एक अनऑफिशियल रिपॉजिटरीज होती हैं हम लोगों के लिए, जो क्योंकि we're अनऑफिशियल, राइट? हमारे पास अपने अपने डॉक्टर अब के अकाउंट्स तो होंगे, लेकिन वो कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है जो डॉकर हब पे रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपॉजिटरीज होती हैं। Official repositories contain images that have been critically examined and verified by Docker। ठीक, critically examined and verified by Docker। तो इसमें जो मेजर मेजर एप्लीकेशन इमेजेस हैं, वो डॉकर खुद से वेरीफाई करता है, जैसे कि एल्पाइन हो गया, जैसे कि एनजिन-एक्स हो गया, और इसी तरह से और भी जो मेजर पब्लिशर्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस डॉकर खुद से वेरीफाई करके और बहुत ही ज़्यादा रिगोरसली एग्जामिन करते हैं और उसको
पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रस्ट कर सकें हम उनको कि ये वाले इमेजेस में कोई सिक्योरिटी रिस्क जो है वो ऑलरेडी चेक हुआ है। ऑब्वियसली 100% गारंटी तो कहीं नहीं होती, लेकिन इट्स बिन वेरीफाइड बाय डॉकर। अच्छा, कि ये किसी ट्रस्टेड पब्लिशर का रिपोजिटरी। Most of the Docker popular operating systems and applications have their own official repositories. इसको अगर हम चेक करें तो we can go to hub.docker.com। तो यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिशियल इमेजेस पोस्ट किया। ऑफिशियल इमेजेस में आप देखें ये सारे ना आपके पास वेल नोन जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे Postgres इज़ अ पॉपुलर डेटाबेस, फिर Nginx, Ubuntu, BusyBox, Alpine, right, Node.js, MySQL। तो these are all different images जो well known हैं और approved type के हैं। C, Python, Debian। So these are all official repositories। और फिर आप वहाँ पर अपना साइन अप भी कर सकते हैं। अनऑफिशियल रिपोजिटरीज क्या हैं कि वो जनरल यूजर्स के लिए हैं हमारी तरह। अच्छा, जब आपका अकाउंट बन जाएगा डॉकर हब के ऊपर और आप बना चुके हैं तो आप अपने बनाए हुए इमेजेस अपलोड कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और फिर वो किसी भी कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब पुल कर सकते हैं जहाँ पर भी डॉकर इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, तो आपका बनाया हुआ इमेज मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मेरे पास डॉकर है किसी भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पर, एज लॉन्ग एज डॉकर इंस्टॉल हुआ हुआ है आप उस इमेज को पुल कर सकते हैं। यू कैन इवन मेक योर अपलोडेड इमेजेस प्राइवेट। तो नॉर्मली आपका जो इमेज अपलोड होता है वो पब्लिक होता है ताकि कोई भी डाउनलोड कर सके, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं और फिर आपके यूज़र के अलावा और कोई भी उस इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकेगा। नेमिंग एंड टैगिंग। इमेजेस के कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं। ऑफिशियल रिपोजिटरीज के जो इमेजेस हैं उनका ज़्यादा सिंपल है। तो उसका उसका तरीका क्या है, पहले आपकी रिपोजिटरी का नाम आता है, ठीक है, और फिर कोलन साइन और फिर उसका टैग आता है। तो फॉर एग्जांपल Nginx हमारी एक रिपोजिटरी है, तो Nginx इज द नेम ऑफ द रिपोजिटरी, फिर कोलन साइन और फिर टैग। अच्छा, डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट होता है। ये हमारा जो हमने ये देखा था ना कि हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, तो ये टैग से हम सिग्निफाई करते हैं। तो रिपोजिटरी का नाम और टैग में उसका वर्जन नंबर होता है नॉर्मली, और अक्सर जो है वो लेटेस्ट यूज़ हो रहा होता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद लेटेस्ट, यहाँ पे मेंशन होगा। If you do not specify an image tag after the repository name, Docker will assume you are referring to the image tagged as latest। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ Nginx लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इसका एक मसला है। लेटेस्ट जो है ना उसके साथ मसला क्या है कि ऑटोमेटिकली ना ये लेटेस्ट ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअली में लेटेस्ट हो। ठीक है, लेटेस्ट एक्चुअली जब तक पब्लिशर जो है वो उसको खुद से मार्क नहीं करेगा जब तक ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट इज़ एक्चुअली द लेटेस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्लीकेशन है, इस चार्ट को देखते हैं, वर्जन 1। ठीक, जब वर्जन 1 आया ना तो मैंने उसको लेटेस्ट टैग कर दिया। ठीक है, तो एट दैट टाइम वर्जन 2 एंड 3 आप सोचें थे ही नहीं, तो दिस वाज द लेटेस्ट। ठीक, फिर जब वर्जन 2 आया तो मैं लेटेस्ट टैग करना भूल गया एंड इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट मैंने इसको कर दिया वर्जन 2। तो हुआ क्या कि मेरे पास एक है वर्जन 1 जिस पे लेटेस्ट टैग लगा हुआ है और एक है वर्जन 2 जो एक्चुअली में लेटेस्ट है लेकिन उसका जो टैग है वो लेटेस्ट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन हो गई, राइट। अब मसला क्या होगा कि जब मैं लेटेस्ट को डाउनलोड करूंगा तो मुझे पुराना वर्जन मिल जाएगा, एक्चुअली में लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब तक पब्लिशर जिसकी रिपोजिटरी है वो इस चीज़ को मेंटेन नहीं रखेगा आपको मसला रहेगा।
तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप वर्जन नंबर को मेक श्योर चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ऑफिशियल रिपॉजिटरी को ऑफिशियल रिपॉजिटरी में से कोई इमेज पुल करने का तरीका है, ठीक है। तो डॉकर इमेज पुल, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, और फिर रिपॉजिटरी का नाम कोलन एंड टैग, ठीक है। तो डॉकर इमेज पुल nginx लेटेस्ट से हमें वो nginx का इमेज डाउनलोड हो जाएगा जिस पे लेटेस्ट का टैग लगा हुआ है, ठीक है। अगर nginx से मिस्टेक होती है और नया वर्जन आता है और वो टैगिंग ठीक नहीं करते, तो हमें पुराना वर्जन डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ये लोग ऐसी मिस्टेक्स नॉर्मली करते नहीं हैं, अगर करते हैं तो वो जल्दी फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, पुलिंग इमेजेस फ्रॉम अनऑफिशियल रिपॉजिटरी। अनऑफिशियल रिपॉजिटरी में पूरा सेम तरीका है, सिर्फ एक फ़र्क है कि हम रिपॉजिटरी से पहले यूज़र नेम ले आते हैं, ठीक है। जो भी यूज़र का हम इमेज पुल करना चाह रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश, फिर रिपॉजिटरी एंड फिर उसका टैग, ठीक है। तो इट्स ऑल द सेम, सिर्फ वो यूज़र नेम पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में ये हमने जो लास्ट क्लास में हेलो वर्ल्ड वाला एग्जांपल यूज़ किया था आमिर फिंगर का, तो वो हमने इसीलिए आमिर फिंगर का पहले यूज़र नेम प्रोवाइड किया था, फिर स्लैश, फिर हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि हेलो वर्ल्ड तो कोई भी बना सकता है ना एप्लीकेशन, कोई भी रिपॉजिटरी क्रिएट करेगा हेलो वर्ल्ड की अपने अकाउंट पे। तो अगर हम ये यूज़र नेम प्रोवाइड नहीं करते और सिर्फ हेलो वर्ल्ड करते हैं, तो डॉकर कैसे पता चलेगा डॉकर को कि कौन से यूज़र की रिपॉजिटरी हमें चाहिए। इसलिए ये यूज़र नेम यहाँ पे हमें लाजमी चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि अच्छा ये आमिर फिंगर का हेलो वर्ल्ड है जो हमें पुल करना है। अदरवाइज़ तो आदिल अल्ताफ़ का भी हेलो वर्ल्ड हो सकता है, बाकी आपके हर स्टूडेंट जिस क्लास में है उस हर स्टूडेंट का भी हेलो वर्ल्ड रिपॉजिटरी हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाई हमने यूज़र नेम हर बार अनऑफिशियल रिपॉजिटरी के लिए डिफाइन करना होगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तो डॉकर जाएगा और कोशिश करेगा कोई ऑफिशियल रिपॉजिटरी ढूंढने की जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है, और वो उसको मिलेगा नहीं अगर, तो एरर आ जाएगा कि दिस रिपॉजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी कुछ इमेजेस की थ्योरी थी, ये हमने अब कर लिया। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने पास नेक्स्ट फेज में, कंटेनराइजिंग एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच। हमने अभी तक किसी और के बनाए हुए इमेज को डाउनलोड किया है और उसको रन किया एज ए कंटेनर। आज हम एक ऐप को कंटेनराइज करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो एक छोटी सी ऐप लेते हैं और उसको हम कंटेनराइज कर लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस समझते हैं। The process of taking an application and configuring it to run as a container is called containerizing. अगर आप डॉकर पे हैं तो इसको आप डॉकराइजिंग भी कुछ लोग कहते हैं। तो वैसे लेट्स जस्ट स्टिक टू कंटेनराइजिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सल हो जाएगा। डॉकराइजिंग फिर हम डॉकर तक ही बाउंड हो जाएंगे, और नॉर्मली हम किसी भी एक टूल पर बाउंड होना नहीं चाहते, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि अगर कल को डॉकर नहीं होता, वी विल बी एबल टू स्विच टू अनदर कंटेनराइजिंग टूल जो ओपन कंटेनर इनिशिएटिव के ऊपर चल रहा है, राइट। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कंटेनराइजिंग एन ऐप लुक्स लाइक दिस। हमारे पास कुछ कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन का कोड, हमें कोई कोड तो चाहिए होगा, राइट, क्योंकि सारा जो पर्पस है कंटेनर बनाने का वो किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करने का है। तो अगर एप्लीकेशन कोड ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि हमारे पास कुछ कोड होना चाहिए। फिर हमारे पास एक डॉकर फाइल हमें क्रिएट करनी होती है। डॉकर फाइल का पर्पस क्या है कि ये आपकी एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करती है और उसकी डिपेंडेंसीज को डिस्क्राइब करती है और एक इंस्ट्रक्शन बताती है कि आपकी एप्लीकेशन को रन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का कोड आ गया, फिर हमें वो डॉकर फाइल आ गई जो इंस्ट्रक्शन फाइल है कि हमारी एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, ठीक है। फिर हम इस डॉकर फाइल को लेते हैं
और हम इसको डॉकर को देते हैं और बोलते हैं कि इसका इमेज बना दो। तो डॉकर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे डॉकर फाइल के अंदर लिस्टेड हुई हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उनको लेयर्स बना के एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारा इमेज क्रिएट हो जाएगा तो ये हमारे पास लोकल सिस्टम के ऊपर हो रहा है ये वाला सारा काम। ठीक है, तो हमारे पास लोकल सिस्टम में हमारा इमेज बिल्ड हो गया। फिर हम चाहते हैं कि इसको हम डिप्लॉय कर दें अगर, तो हम इस इमेज को डॉकर हब पे या किसी भी रजिस्ट्री के ऊपर पुश कर दें। तो अब हमारा इमेज जो है वो इंटरनेट पे चला गया है, डॉकर हब की रिपॉजिटरी में आ गया और अब किसी भी सिस्टम से एक्सेसिबल हो गया। ये कौन है यार? डिसेबल नोटेशन, ये भी करना पड़ता है वरना बच्चे चौक लेके ना बोर्ड पे लिखना शुरू हो जाते हैं क्लास में। अच्छा, तो हमारा कंटेनर जो है वो डॉकर हब पे आ गया। कंटेनर नहीं कह रहा, सॉरी, इमेज, क्योंकि हमारा हमने इमेज बनाया और हमने इमेज को डॉकर हब पे पुश कर दिया। अब जब ये डॉकर हब पर आ गया तो हम इसको एज अ कंटेनर किसी भी सिस्टम के ऊपर पूरी दुनिया में, एज लॉन्ग एज डॉकर चल रहा है, हम इसको कंटेनर रन कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ लोकल पे चलाना है तो हम इस स्टेज के बाद बगैर पुश किए भी कंटेनर रन कर सकते हैं। ठीक है, एंड गुड प्रैक्टिस ये है कि जब आपका इमेज बन जाए, पुश करने से पहले आप चेक कर लें, टेस्टिंग कर लें कि मेरा कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो लोकल पे आप अपना टेस्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है। किसी भी एप्लीकेशन को लेके उसकी डॉकर फाइल बनाते हैं, उसका इमेज बिल्ड करते हैं, फिर उस इमेज को टेस्ट कर लेते हैं और फिर उस इमेज को डॉकर हब के ऊपर पुश करते हैं। ठीक, तो डॉकर फाइल, तो देखिए डॉकर फाइल जैसे मैंने जिक्र किया था पहले भी, डॉकर फाइल सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फाइल है कि हमारा इमेज हमने कैसे बनाना है और हमारी एप्लीकेशन चलेगी कैसे। ठीक है, तो डॉकर कैन बिल्ड इमेजेस ऑटोमेटिकली बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ डॉकर फाइल। तो हमने जो डॉकर फाइल बनानी है उसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, वो डॉकर फाइल हम डॉकर को फीड करेंगे और ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगा, हमें और कुछ नहीं करना। डॉकर फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये एक सैम्पल डॉकर फाइल है। अच्छा, एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इमेज को कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, इसके दो पर्पसेस हैं, जो मेजर दो पर्पसेस हैं। एक, नंबर वन, एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करना। दूसरा, कि डॉकर को बताना कि कैसे कंटेनराइज करना है, इमेज को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर ये वाला एग्जांपल हम देखें, ये सबसे सिंपल डॉकर फाइल है जिसके अंदर हमने engine X को यूज़ किया है। तो फ्रॉम engine X जब हम कह रहे हैं तो हम डॉकर को क्या बता रहे हैं कि हम engine X का जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है वहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा डॉकर हब पे, डॉकर हब पे जाके सर्च करेगा engine X को। engine X आया था ना यहाँ पर, engine X। ठीक है, engine X पर आएगा और engine X का जो भी लेटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ टैग, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट टैग पुल करेगा। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पर, क्या मकसद ये था कि दिस इज़ द ऑफिशियल इमेज engine X का। तो यहाँ पर जब डॉकर फाइल, मेरा क्या हुआ सिस्टम, अच्छा, तो जैसे भी इस लाइन से क्या होगा कि डॉकर हब से कनेक्ट करेंगे, engine X के ऑफिशियल रिपोजिटरी पे जाएंगे, जो लेटेस्ट टैग हुआ हुआ इमेज होगा वो पुल कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा पहला लेयर बन जाएगा हमारे इमेज का, क्योंकि अब हम नया इमेज बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पूरे इमेज का सबसे पहला जो लेयर है वो engine X का इमेज है। अच्छा, अब हमारे इमेज के अंदर engine X आ गया और engine X की जो पूरी एप्लीकेशन है वो आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम engine X को देख लेंगे कि अच्छा engine X क्या चीज़ है।
तो ये एक वेब सर्वर है। इसके अंदर हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पूरी अगर डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा नहीं जाते इसके अंदर। अम, हाँ, तो यहाँ पर हमें इसने क्या दिया हुआ है, सेकंड में शो कर लूँ। ये देखें, हाउ टू यूज़ दिस इमेज, सही है। तो हमें पूरा nginx ने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली प्रोवाइड की हुई है डॉकर हब पे। अच्छा, अगर हमने अपना कोड प्रोवाइड करना है तो हम क्या करें कि फ्रॉम nginx यूज़ करें, ठीक है। तो फ्रॉम nginx आ गया, और उसके बाद हमने कॉपी करना है। कॉपी क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारा कोड है, ये हमारा वेब वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी हमारा HTML का कोड है वो हमने कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है कहीं पे इस लोकेशन पे। तो ये स्टैंडर्ड लोकेशन है nginx की इमेज के अंदर यूज़ करने के लिए। तो हमने nginx को पुल करना है और हमने अपना कोड को कॉपी करना है। तो जब आप हमारी डॉकर फाइल चेक करेंगे तो हमने यही किया हुआ, फ्रॉम nginx, तो हमने nginx का कोड पुल किया इमेज। तो ये हमारा पहला लेयर बन गया, और उसी के साथ हमने ये जो अपना कोड जो है ना, हमारा एप्लीकेशन कोड, वो कॉपी करना है। याद करेगा कि लिनक्स में हमने पढ़ा था जो डॉट होता है ये हमारी प्रेजेंट जो डायरेक्टरी होती है उसको सिग्निफाई करता है, राइट। तो हमने करंट लोकेशन पे से कॉपी किया और इस लोकेशन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जिस भी लोकेशन पे ये डॉकर फाइल मौजूद है, वो सारा जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सब कॉपी हो जाएंगी इस लोकेशन के अंदर। ये जो लोकेशन है ये हमारे कंटेनर के अंदर वाली लोकेशन होगी, ठीक है। तो पहला जो लोकेशन है ये हमारी वो लोकेशन है जहाँ से हमने इमेज क्रिएट कर रहे हैं, और ये लोकेशन है जो हमारे कंटेनर के अंदर वाली लोकेशन जहाँ पर हमने कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल डॉकर फाइल। हमने एक nginx का इमेज डाउनलोड किया और हमने हमारी जो वेब एप्लीकेशन का कोड है वो कॉपी करके एक nginx के HTML फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। और ये डॉकर फाइल को जब हम बिल्ड करेंगे तो जो भी हमारा कोड यहाँ पर हमने कॉपी किया है वो वेब सर्वर रन करेगा। इसको अगर हम कुछ ही एक प्रैक्टिस करके चेक करें तो हम ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक फ्लेवर भी दे दूँगा, बेसिक सा। अच्छा, ये मैं मॉड्यूल बी के अंदर कुछ ऐसी हम लोग पढ़ाई करने के लिए एक ये कुछ कोड हमने बनाया हुआ था, ठीक है। सिंपल सा है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये डॉकर के अंदर ले जाऊँ, डॉकर ऐप के अंदर एक इमेज बना के। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का फोल्डर है। यहाँ पे ये जो पूरा कोड है ना, इसके सारे जितने भी पेजेस वगैरह बने हुए हैं, तो ये आप समझें एक छोटी सी स्टैटिक एप्लीकेशन है वेब HTML। मैं चाह रहा हूँ कि इसका इमेज बन जाए और इसको मैं कंटेनर में रन करूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसकी डॉकर फाइल बनानी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल में आता हूँ अपना। पहले तो मैं इस लोकेशन पर आ जाता हूँ। तो मेरा मेरा सारा यहाँ पर एप्लीकेशन कोड मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, डॉकर फाइल जो है ना उसका नाम जो है ना वो सेंसिटिव है, तो इट हैज टू बी कैपिटल डॉकर फाइल और कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो वी आई डॉकर फाइल से मैंने वी आई में जाके डॉकर फाइल के नाम से फाइल क्रिएट कर ली। अच्छा, यहाँ पर अब क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन है वो एक
सिंपल सी एक फ्रंट एंड स्टैटिक कंटेंट है, तो यहाँ पर मैंने nginx का इमेज यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम nginx से क्या होगा कि लेटेस्ट nginx का इमेज कॉल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे अब जो मेरा कोड है उसको कॉपी करना है, तो मैं कॉपी करूँगा। अच्छा, मैंने किया क्या है कि जो मेरा अच्छा यहाँ पर अभी सेव नहीं हुआ है, मैं सेव करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब आप देखें कि जो डॉकर फाइल क्रिएट हुई है ये मेरे पूरे कोड के साथ, ठीक है। तो मेरी जो डॉकर फाइल है ये मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है उसके रूट फोल्डर के ऊपर है, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीजेस नाम से एप्लीकेशन कुछ बना रहे थे हम लोग, तो ये डॉकर फाइल मेरी एप्लीकेशन के रूट फोल्डर पे, जो सारी बाकी चीज़ें हैं वो इसी के अंदर कंटेन हो। अच्छा, तो मेरी डॉकर फाइल ये आ गई। तो जब भी आप कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन वेबसाइट को कंटेनराइज करेंगे, तो जो उसका रूट फोल्डर है वहाँ पर आप एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। और उस डॉकर फाइल के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन देना है कि कोड कैसे कॉपी करना है। क्योंकि ये डॉकर फाइल इसी के अंदर है कोड के साथ, तो आई कैन से मैं दोबारा से फाइल में हूँ, आई कैन नाउ से कॉपी डॉट, राइट, क्योंकि डॉकर फाइल कोड के साथ ही सेम फोल्डर के अंदर है लिनक्स के ऊपर, सही है। अच्छा, और अब मुझे कॉपी करना किधर है, ये मेरी nginx की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि कॉपी हियर, कि इस लोकेशन पे फाइल को कॉपी करना है, ठीक है। तो इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो ये मेरी एक बेसिक सी डॉकर फाइल बन गई फॉर अ HTML पेज। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मेरे पास ये डॉकर फाइल आ गई, ठीक है। अब मैं इसका अगर कंटेनर बनाना चाहूँ तो मैं इसका कंटेनर बना सकता हूँ, राइट। कंटेनर बनाने का अगर आपको याद हो तो हमने दोबारा से पीछे वाले कोड पर आ जाते हैं, राइट। डॉकर रन करना है हमने, डिटैच मोड में कर लेंगे, कंटेनर को नाम दे देंगे, कोई पोर्ट डिफाइन कर देंगे और इमेज का नाम बताएंगे। ये तो कंटेनर रन करने का तरीका है। अभी हमने इमेज बिल्ड करना है, ठीक है। पहले हमने इमेज बिल्ड करना है, तो हमने ये डॉकर फाइल बना दी। अब डॉकर फाइल से हमने इमेज बिल्ड करना है, तो डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है। इन्होंने अच्छा, डॉकर का इमेज बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें मैं क्या चाह रहा था, खैर ऐसे बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर डॉकर की फाइल आ गई, ठीक। हमने इस फाइल को यूज़ करना है और एक इमेज बिल्ड करना है ये सब एप्लीकेशन पे। तो हमने जो प्रोसेस देखा था इमेज बिल्ड करने का, कंटेनराइजेशन का, सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन का कोड आ गया, ठीक है। तो हमने कोड तो देख लिया, ये सारा इसमें कोड मौजूद है। फिर हमने एक डॉकर फाइल क्रिएट की, वो हमने ये डॉकर फाइल क्रिएट कर दी। अब अगला स्टेप क्या है, हमने डॉकर इमेज बिल्ड करना है। डॉकर इमेज बिल्ड करना बहुत सिंपल है, इट्स अ सिंपल कमांड, डॉकर इमेज बिल्ड। फिर हमने इसको टैग करना है -t, ठीक है। -t से हम उसको टैग कर रहे हैं ताकि हम उसको नाम दे सकें और टैग दे सकें। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, इन्फेक्शियस डिजीजेस और इसको लेटेस्ट, ठीक है। ये हमारा डॉकर इमेज बिल्ड का कमांड आ गया। अच्छा, लास्ट में हमें क्या करना है कि हमें इस इमेज बिल्ड कमांड को हमने एक और चीज़ बतानी है कि भाई डॉकर फाइल का है, डॉकर फाइल कहाँ पे ढूंढेगा ये पूरे सिस्टम पे। तो अभी क्योंकि मैं इसी फोल्डर के अंदर हूँ तो मैं रिलेटिव पाथ बता देता हूँ कि भाई यहीं पर है डॉट, ठीक है। तो मैं इस कमांड को अगर रन करता हूँ तो मुझे एरर आ रहा है कि डॉकर नहीं चल रहा। मैं डॉकर स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। डॉकर की आधी क्लास पढ़ा दी है, डॉकर ही नहीं चल रहा।
फ्रॉम कमांड कैप्स में होगा, केस सेंसिटिव होगा। वो चलो स्टार्टिंग रनिंग। ओके, अब ट्राई करते हैं क्लियर करके दोबारा से डॉकर इमेज बिल्ड लेटेस्ट। अब आप देखें इसने क्या किया, इसने डॉकर डीमन को कनेक्ट किया कि मैं कुछ बिल्ड करना चाह रहा हूँ। फिर इसने क्या किया कि स्टेप 1 फ्रॉम एंजन एक्स। एंजन एक्स क्योंकि मेरे सिस्टम पे पहले से था तो उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इसने बता दिया कि हाँ ये पहले से है। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है एंजन एक्स तो ये पूरा डाउनलोड करता है यहाँ पे एंजन एक्स। अच्छा, फिर इसने कॉपी कर लिया कोड मेरी करंट डायरेक्टरी से इमेज के अंदर ये वाली लोकेशन पे, और फिर वो इमेज पूरा आ गया सक्सेसफुली बिल्ट और सक्सेसफुली टैग। अब मैं अगर डॉकर पीएस करता हूँ, डॉकर इमेजेस, तो सबसे ऊपर होगा इन्फेक्शियस डिजीजेस का, ये मेरे पास इमेज बन गया, ठीक है। तो आप देखें उसका नाम आ गया, रिपोजिटरी का नाम, टैग लेटेस्ट आ गया, इमेज आईडी आ गई, साइज आ गया 110 मेगाबाइट, ठीक है। तो ये एंजन एक्स का 110 मेगाबाइट्स का प्लस मेरे कोड के साथ सब मिला के 110 मेगाबाइट्स का ये कंटेन इमेज बन गया। अब मैं रेडी हूँ कंटेनर बनाने के लिए, राइट। अब कंटेनर में क्या था हमारे पास, कंटेनर बनाने के लिए हमें सिंपल सी सिंपल सा हमें डॉकर रन कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो डॉकर रन माइनस डिटैच मोड में हमने रन किया, माइनस माइनस नेम, इसको मैं अगेन ऐसे कर देता हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज कंटेनर 1, और इसको और क्या देना है हमने, पोर्ट में दे देता हूँ 8001, और कोई चीज़ है और कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, इमेज का नाम, राइट। ये एटीएम ने बता दिया क्योंकि एंजन एक्स का पोर्ट नंबर है, और हमने इमेज का नाम बताना है कि कौन सा इमेज। तो इमेज का नाम हमारा क्या था, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये इमेज का नाम यहाँ पर। तो अब मेरे पास पूरी कमांड आ गई, डॉकर रन डिटैच मोड में, नेम आ गया कंटेनर का, पोर्ट 8001 कोलन 80 पे ये चलेगा, और इसका इमेज का नाम है इन्फेक्शियस डिजीजेस, उस इमेज से बनाना है। अब इसको मैं रन करूँ तो ये इमेज ये कंटेनर चल गया। मेक श्योर कर लेते हैं मेरा कंटेनर चल रहा है, राइट। अब 4 सेकेंड्स, मैं अगर लोकल होस्ट 8001 पे जाता हूँ, मेरा ये इमेज में कंटेनर जो बनाया था वो चल गया, ठीक है। तो इस तरह से एक बेसिक सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन, सिंपल सी स्टैटिक पेज, वो हम एंजन एक्स से कंटेनराइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने यूज़ किया हमारे पास जो सिंपल फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए। दूसरा टाइप का इमेज हमारा होगा जो हमारा बैक एंड एप्लीकेशन होगी, जो हमारा सर्वर का कोड होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़ करना है यहाँ पर जो हम आगे चल के जैसे मॉड्यूल सी तक जब पहुँचेंगे आप लोग, तो आप नोड JS यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो पूरा जावास्क्रिप्ट का स्टैक है, मर्न स्टैक वाला, वो पूरा नोड JS पे बेस हुआ है। अच्छा, तो अम, इसकी डॉकर फाइल फ़र्क बनेगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाती है, लेकिन मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। Another Docker file example for creating an image. जैसे तो इसको डॉकर फाइल इमेज को देखते हैं। जब हम कोई बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का जो सर्वर कोड है, सारी बिजनेस लॉजिक वहाँ पे चल रही होती है।
तो उसके लिए हमारा जो इमेज है वो फ़र्क होगा, राइट? क्योंकि वो वाला कोड तो फ्रंट एंड पे दिखाना नहीं है, ये बैक एंड सारा कोड है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है उसके लिए हमें nginx का सर्वर चाहिए होता है। बैक एंड एप्लीकेशन के लिए हमें लिनक्स का फाइल सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी जो डेटा प्रोसेसिंग फाइल्स वगैरह है वो सारा इस वाले कंटेनर में होगा। ठीक है, तो हम इस वाले इमेज को एल्पाइन पे बिल्ड करेंगे। एल्पाइन याद करें, इट्स द स्मॉलेस्ट लाइट वेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डॉकर। ठीक, तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम है, एम्प्टी फोल्डर्स। अच्छा, फिर ये सेकंड जो लाइन दी हुई है, दिस इज जस्ट अ लेबल। हमने इस इमेज के ऊपर एक कोई लेबल क्रिएट किया है कि इसका मेंटेनर है। मेंटेनर कौन है? आपने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, जैसे कि किसी को भी अगर क्वेश्चन है इस इमेज के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, तो वो इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इमेज की जो आप समझें इंफॉर्मेशन सेक्शन है ना, उसके अंदर ये लेबल आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको अगर इग्नोर करें, सबसे पहले हमने एल्पाइन डाउनलोड किया। तो हमारे पास हमारा जो, अगर आप लेयर समझ रहे हैं, तो सबसे पहले लेयर में हमारे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम आ गया, एम्प्टी फाइल डायरेक्टरीज आ गई। फिर हमने एक लेबल क्रिएट कर दिया और नेक्स्ट में हमने कुछ रन किया है यहाँ पर। अच्छा, ये क्या रन किया है? वी आर सेइंग apk add update node.js npm। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम Node.js को डाउनलोड कर रहे हैं, Node.js को ऐड कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये Node.js की जो एप्लीकेशन है, जो पूरा पैकेज है, वो डाउनलोड हो रहा है। तो Node.js डाउनलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और Node.js नोड पैकेज मैनेजर डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, ये आपको अभी इतना इसके बारे में नहीं पता होगा। ये Node.js की एप्लीकेशन जो रन करते हैं हम, वो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक। अच्छा, तो अब क्या हुआ, हमारा पहला लेयर हमारा एल्पाइन का इमेज आ गया, दूसरा लेयर हमारा ये रन हो गया, Node.js डाउनलोड हो गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा कोड है, एप्लीकेशन का कोड, Node.js एप्लीकेशन का कोड, उसको हमने कॉपी कर लिया। जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट एंड एप्लीकेशन का कोड कॉपी किया था nginx के HTML फोल्डर के अंदर, इसी तरह से हमने Node.js का कोड कॉपी किया है सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास कोड भी आ गया ये वाला। ठीक है, जो भी हमारा Node.js का कोड है वो हमारे इमेज के अंदर आ गया इस लोकेशन पे। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस लोकेशन पे जाके हमने कुछ और कमांड्स रन करनी है Node.js को रनिंग स्टेट में लाने के लिए। तो हम वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करेंगे। इससे क्या हो रहा है, जैसे हमने लिनक्स में चेंज डायरेक्टरी की कमांड यूज़ करते हैं फोल्डर के अंदर जाने के लिए, डॉकर फाइल के अंदर हमने इस तरीके से बताना होता है, वर्क डायरेक्टरी और कौन सी फाइल में जाना है। तो इससे अब क्या होगा कि अब तक हमने जो भी रन किया था वो जो हम कंटेनर बना रहे थे उसके रूट फोल्डर पे एग्जीक्यूट हो रही थी सारी कमांड। अब हम सोर्स फोल्डर के अंदर आ गए, तो जो भी इसके बाद एग्जीक्यूट होगा वो सोर्स फोल्डर के अंदर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने रन किया npm install, तो ये कमांड रन कर दी npm install। इससे क्या होगा कि जहाँ ये जो हमने डाउनलोड किया था Node.js npm, यहाँ पर अब नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी नोड की एप्लीकेशन कॉपी हो गई है, इसको अब हम रनिंग स्टेट के अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी नोड की इंस्टॉल हो जाएंगी और हमारी एप्लीकेशन को ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो हमने ये देखा था ना कि इमेज के अंदर इधर है, ये वाला, कि जो लाइब्रेरीज और टूल्स हमें चाहिए होते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, और इनको इंस्टॉल कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास npm इंस्टॉल हो गया है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी, उसकी सारी डिपेंडेंसीज बिल्ड हो गई हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया है, ये ऑप्शनल है। फिर हमने इसका पोर्ट एक्सपोज किया है, पोर्ट 8080 पे। अच्छा, ये एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट से क्या मकसद है
कि जब हम एप्लीकेशन ये कंटेनर जब स्टार्ट होगा ना, तो इसको कोई चीज़ कहीं से तो स्टार्ट करना है, राइट? नॉर्मली हम जैसे किसी कंटेनर को स्टार्ट करते हैं, ये वाला अगर कंटेनर है, तो इंजन एक स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो कोड है ये लाइव हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे चला के देख लिया, राइट? लोकल होस्ट पे ये चल रहा है, सर्वर में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट की, तो हमने इसको एंट्री पॉइंट बताना है कि जब ये कंटेनर स्टार्ट हो तो कौन सी एप्लीकेशन रन करे। तो हमने इसको बताया है कि हमने नोड एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है app.js, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारा एक समझें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट अब ले लें कि कोई भी नोड जेएस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको इसमें से कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जो भी आपका अगर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये लेबल्स वगैरह चेंज करने हैं तो वो होंगे, अदरवाइज ये प्रीटी मच इसी तरह से रहेगा, ठीक। और इस वाले हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने एक बनाई हुई एप्लीकेशन, तो ये हमारी बैक एंड एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, अब क्या करते हैं कि एक तो मैंने आपको ये वाली एक सैम्पल एप्लीकेशन रन करके दिखा दी थी। फिर हमने क्या करते हैं कि आमिर के कोड को चेक करते हैं जाके गिटहब के ऊपर। अच्छा, गिटहब क्या है? ये है गिटहब। गिटहब क्या है, जैसे हमारे पास डॉकर हब है ना, डॉकर हब क्या है कि वहाँ पर हमने इमेज की रिपोजिटोरीज हैं। इसी तरह से गिटहब है जहाँ पर हमारे कोड की रिपोजिटोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आमिर ने हमारे पास इस रिपोजिटोरी के अंदर कुछ नोड जेएस एप्लीकेशन का कोड दिया हुआ। अच्छा, तो ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अम, देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको अगर हम डाउनलोड कर लें, डाउनलोड एज ए जिप, तो साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये हमारे पास ऐप कोड डाउनलोड हो गया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास इसने दो एप्लीकेशन दी हैं, HTML की और Node.js की। Node.js की एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आप देखें कि app.js की फाइल आ गई। ये मैं इसको एटम से खोल के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एप्लीकेशन का कोड है, सिंपल सी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अभी डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, तो ये किसी ने हमें बना के दे दिया, ठीक है। तो बस सिर्फ देखने का मकसद ये था कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड है, और ये जो पैकेज डॉट जेसन वगैरह है ये सब आता है जब हम उसको कोड को क्या कहते हैं नोड जेएस एप्लीकेशन के साथ। फिर हमारे पास डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल भी हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो डॉकर फाइल के अंदर आप देखेंगे तो ये वही पूरी डॉकर फाइल है जो हमने अभी रिव्यू किया है। अल्पाइन से डाउनलोड किया है इमेज, लेबल असाइन किया है, हमने नोड जेएस को ऐड किया है, इसको अपडेट किया, नोड पैकेज मैनेजर को भी कोड कॉपी कर लिया सोर्स फोल्डर के अंदर, सोर्स फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी बनाया, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कर दिया। इससे सारी डिपेंडेंसीज बिल्ड हो जाएंगी। एक एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय, पोर्ट को एक्सपोज कर दिया और एंट्री पॉइंट बता दिया app.js, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास रनिंग स्टेट में आ गई हैं। अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैंने अब डॉकर फाइल नहीं बना रहा क्योंकि हमने रिव्यू कर दिया और डॉकर फाइल ये बनाई आ गई हमारे पास। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
ज़्यादा फोल्डर का डॉकर स्लाइड मास्टर। तो मेरे पास नोट जेएस ऐप है, तो मैं इसमें चले जाता हूँ नोट जेएस ऐप में, और मेरे पास यहाँ पे डॉकर फाइल है, राइट। इसकी कोई रीड नहीं दी थी। तो यहाँ पर अमर ने हमें बताया हुआ है कि इसको हमने रन कैसे करना है। तो यहाँ पर भी देखें आप, कंटेनर रन, उसका नाम आ गया कि हमने जो कंटेनर का नाम दे रहे हैं, तो इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। डिटैच मोड में रन कर रहा है ये, पोर्ट नंबर असाइन कर रहा है 8550, और ये पोर्ट 8080 पे चल रहा है। जब 8080 कहाँ पर है, आप देखें कि जो हमारी डॉकर फाइल है उसके अंदर यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है पोर्ट 8080। ठीक है, तो हम पोर्ट 8080 पे ये एप्लीकेशन चलाएंगे, और हमने ऐप का इमेज का नाम बता दिया। ठीक है, अच्छा अभी तक ये मेरे सिस्टम में, लेकिन हमने इमेज नहीं बनाया, डॉकर फाइल है। तो पहले हमने इमेज बनाना है, फिर हमने कंटेनर रन करना है। तो इमेज बनाने का तरीका हमने पहले भी देखा था, वो तो चेंज नहीं होगा। डॉकर इमेज बिल्ड, टैग करना है, इमेज का नाम देना है, और डॉकर फाइल की लोकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर। डॉकर फाइल हमारी है यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ डॉकर इमेज बिल्ड टैग। इसको मैं नोट जेएस ऐप कर देता हूँ, और करंट लोकेशन यहीं पर है, राइट। इसको मैं अगर रन कर दूँ तो मेरा इमेज बिल्ड होगा। तो अब यहाँ पर कुछ ये जो डॉकर फाइल के स्टेप्स हैं वो पूरे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है डॉकर हब से जाके एल्पाइन पुल करना। तो ये कुछ अभी कोशिश कर रहा है डॉकर हब से एल्पाइन पुल करने के लिए। तो ये अब डाउनलोड हो रहा है। माशाल्लाह इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट है, तो ये चलो हो गया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एल्पाइन से पुल हो गया। ठीक है, डाउनलोडेड न्यू इमेज आ गया। फिर हमारे पास लेबल क्रिएट हो गया ये वाला। तो फिर स्टेप 3, रन एपीके नोड। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पूरा नोड जेएस का और npm का जो कोड है वो सारा ऐड होगा और अपडेट होगा सारा। तो ये सब हो रहा है अभी तक। तो जो भी सारी नोड जेएस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज हैं, जो भी लाइब्रेरीज वगैरह सब यूज़ हो रही हैं, वो सब इस वक्त मेरे इमेज में ऐड हो रही हैं। इस वाले कंटेनर को आप देखें, इस वाले इमेज को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब इमेज बिल्ड हो जाता है तो वो दोबारा से ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बार इमेज में सब सेव हो जाएगा, और अगली बार जब कंटेनर रन करेंगे तो वो तेज़ी से कंटेनर बिल्ड हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। इतने में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये चलता रहेगा, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, पुशिंग इमेजेस। जैसे ये इमेज क्रिएट होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा डॉकर हब पे अकाउंट तो बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 2 इमेजेस बनाए हमने, उन दोनों को पुश करने की कोशिश करते हैं। तो सारा मकसद क्या है पुश करने का, कि ये इमेज फिर हम कहीं पर भी यूज़ कर सकें। तो इससे पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, राइट, कि एक ऑनलाइन रिपोजिटोरी पे हमारा इमेज चला गया तो फिर हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
और सिर्फ हमें क्या चाहिए सर्वर पे, इंटरनेट और डॉकर, तो हमारा इमेज फुल हो जाएगा। अच्छा, अब हमने सिर्फ क्या करना है कि इमेज को डॉकर हब पे पुश करना है। उसके लिए अकाउंट हमारा डॉकर हब पे होना चाहिए, वो सब आप बना चुके हैं अपने अपने अकाउंट्स। नहीं अगर बनाए हैं तो अभी बना लें, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा। अच्छा, ये मेरी देखें एप्लीकेशन बन गई। दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेप 3 के अंदर आप देखें कि ये सारा जितनी भी नोड जेएस और पैकेज मैनेजर का कोड था वो सारा डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया यहाँ पर कंटेनर इमेज के अंदर। फिर मैंने कोड कॉपी कर लिया, कोड कॉपी हो गया। फिर वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई, ठीक है। फिर एन पी एम इंस्टॉल हो गया। अच्छा, एन पी एम इंस्टॉल में जो भी हमारा नोड पैकेज मैनेजर है वो उसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी, ठीक है। तो देखें एडेड 48 पैकेजेस, ठीक है, एडेड 40। ये कुछ वार्निंग है तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसी वार्निंग्स आएंगी, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बाद में आगे चल के आप देख सकते हैं कि क्या इसमें मसला है जब आप नोट जेएस वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा, तो 48 पैकेजेस आपके ऐड हो गए और ज़ीरो वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। तो वी आर इन गुड शेप। हमारे पास नोट पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो गया। फिर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया, पोर्ट 8080 एक्सपोज हो गया और एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया, ठीक है। सक्सेसफुली बिल्ट इमेज एंड टैग। तो हमारे पास ये नोट जेएस ऐप लेटेस्ट इमेज बिल्ड हो गया। अब इसको अगर हमने एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉकर रन -d -- नेम नोट जेएस ऐप, नोट जेएस कंटेनर रन कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे और क्या बताना है, पोर्ट बताना है। तो पोर्ट विल बी, इसको 8002 पे चला देते हैं और 8080 इंटरनल पोर्ट हमने जो डिफाइन किया हुआ है डॉकर फाइल में। और फिर इमेज का नाम, तो क्या इमेज आया था, इमेज का नाम था नोट जेएस ऐप, या ये नोट जेएस, ठीक है। तो हमारी ये डॉकर रन की कमांड आ गई है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो नाउ हमारा डॉकर कंटेनर चलता है। हियर वी गो, ठीक है। इसको अगर हम विजिट करें जाके तो क्या होता है, होस्ट 8002 पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लें एग्जाम्पल ऑफ अ नोट जेएस ऐप, ठीक है। अच्छा, ये वाली ऐप के अंदर कोई फ्रंट एंड का काम नहीं हो रहा होता, डेटा का हो रहा होता है सारा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई HTML फाइल नहीं बनाएगी, ये एक हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थी, नोट जेएस ऐप को अगर हम app.js को जाके अगर देखें, कोड के अंदर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो कोड है ना, डोंट वरी इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो सिर्फ मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि हमने डॉकर फाइल के अंदर ना एक वेरिएबल बनाया था क्रिएटेड बाय के नाम से, राइट। वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा आपको, ये वाला क्रिएटेड बाय, राइट। तो ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किया था। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे एप्लीकेशन को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हमने अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में नाम चेंज कर देंगे, आप अपना नाम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो होगा क्या कि जो एप्लीकेशन रन करेगी तो ये एक्चुअली हार्ड कोड नहीं हुआ हुआ है, ये डायनामिकली आ रहा है किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर से, यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन के कोड में आप देखें कहीं पर भी आमिर फिंगर नहीं लिखा हुआ, ये जो पूरा रिजल्ट आ रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोट जेएस कंटेनराइज ऐप क्रिएटेड बाय, और यहाँ पर ऐड कर दिया है क्रिएटेड बाय, एंड क्रिएटेड बाय क्या है, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया और एक प्रोसेस इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय। तो ये तो खैर कोडिंग वाला साइड है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ क्या था, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या था, हमने यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज़ किया है ताकि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर
यूज़ हो सके। ठीक है, कुछ शायद सही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास डॉकर इमेजेस में अगर जाऊँ तो मेरे पास एक Node.js की ऐप आ गई और एक इन्फेक्शियस डिजीज की ऐप आ गई। सही है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको मैं पुश कर दूँ डॉकर हब के ऊपर। ठीक है, तो डॉकर हब पे पुश करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो मेरा अकाउंट होना चाहिए। मैं अपना अकाउंट चेक करूँ। यहाँ पर डॉकर लॉगिन कर लूँ मैं। डॉकर लॉगिन करूँगा तो मुझसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन हो गया मैं। ठीक है, तो अब मैं डॉकर हब पे लॉगिन हो चुका हूँ कमांड लाइन के थ्रू। अब मैं क्या करूँ कि अब मुझे पुश करना है इमेज। तो इमेज पुश करने के लिए इसका तरीका क्या होगा? डॉकर पुश और इमेज का नाम। ठीक है, तो मेरे पास जो इमेज का नाम भूल गया, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ पुश कर देते हैं ना। ठीक है, तो मैं अगर डॉकर पुश इन्फेक्शियस डिजीज, अब इसमें कुछ मसला है। होपफुली आप लोगों को याद होगा जो मैं बात पहले समझा रहा था, लेकिन अगर नहीं है तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आपको याद आ जाएगा। अब देखें, एक्सेस डिनाइड। ऐसा क्या मसला हो गया होगा कि डॉकर ने मुझे डिनाई कर दिया। मैंने यहाँ पर जो पुश किया है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की रिपोजिटोरी में किया। अब मसला ये है कि इस तरह से जो लिखा हुआ है ना, इससे लग रहा है कि ये कोई ऑफिशियल रिपोजिटोरी है, क्योंकि मैंने अपने यूज़र नेम नहीं बताया। तो यहाँ पर डॉकर ने क्या कोशिश की कि इसने जाके देखा ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के नाम से ऑफिशियल रिपोजिटोरी है, उसके अंदर ये पुश कर दो। तो है या नहीं है वो तो बात की बात है, इसने पहले बता दिया कि आपके पास इसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको रीनेम करना पड़ेगा मेरे यूज़र नेम के साथ, ताकि मैं उसको पुश कर सकूं अपने यूज़र नेम की रिपोजिटोरी अपने अकाउंट में। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डॉकर को हमें, डॉकर इमेज को हमें टैग करना होगा, क्योंकि एक इमेज हमने पहले से बनाया हुआ है उसको हम टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉकर टैग जो एग्जिस्टिंग नाम है हमारे इमेज का, और फिर जो न्यू नाम हम उसको देना चाह रहे हैं। ठीक, तो डॉकर टैग, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का इमेज, इसको मैंने अपने यूज़र नेम के साथ टैग कर। अब मैं जब डॉकर इमेजेस में जाऊंगा तो मेरे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी इमेज है और आदिल अल्ताफ़ स्लैश इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी इमेज है। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये एक्चुअली में एक ही इमेज है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इमेज आईडी से। ठीक है, इमेज आईडी दोनों की सेम है। तो सिर्फ हुआ क्या है कि डॉकर ने एक टैग बना दिया, एक आप समझें एक लिंक बना दिया कि जो बेस इमेज है, इमेज आईडी, उसको दो नाम से ये जानता है। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या करूं, डॉकर पुश करने के लिए डॉकर पुश कर दूं। अब इसमें मैं अपना जो नया इमेज टैग किया है इससे पुश कर दूं, तो क्या होगा? अब ये चल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये पुश हो रहा है। ये जैसे ही पुश होता है तो हम टेस्ट कैसे करेंगे इसको, कि आप सब अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर इसको रन करके देख लें। हम्म,
ये वाला थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलें ये होता रहेगा, हम आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने इमेज को पुश कर दिया प्रॉपर टैग करके, ठीक है, अपने यूज़र नेम के साथ इमेज का नाम पूरा प्रॉपरली डिफाइन करके कि ये एक अनऑफिशियल डायरेक्टरी में जा रही है और मेरे यूज़र में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम डॉकर पुश कमांड रन करेंगे तो हमारा कोड पुश हो जाएगा। तक चल रहा है। फिर इंस्पेक्टिंग इमेज, इंस्पेक्टिंग इमेज पे चलते हैं, ये अब चलने लगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लूँगा अपने पास डॉकर हब पे जाके, अपनी रिपॉजिटोरी चेक कर लेता हूँ मेरे पास आ गया होगा। ये आ गया इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का, ठीक है। तो ये आ गया, इसके अंदर एक टैग है लेटेस्ट का, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर रन करेंगे तो ये कंटेनर चल जाएगा आपके पास। तो कैसे रन करेंगे आप लोग, डॉकर रन डिटैच मोड में रन कर लें, नाम दे दें इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कंटेनर 2 कर देता हूँ, मेरे पास एक पहले चल रहा था। फिर मैं इसको इमेज का नाम दे दूँगा। अच्छा, पोर्ट बता देता हूँ, पोर्ट इसको मैं 8003 पे चला लेता हूँ, पोर्ट नंबर 80, और इसका इमेज का नाम आदिल अल्ताफ स्लैश इन्फेक्शियस डिजीज़। तो क्या होगा कि ये इमेज मेरे पास तो ऑलरेडी है तो एक डाउनलोड नहीं होगा, आपके पास डाउनलोड होगा, पुल करेगा इमेज को और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आप जब लोकल होस्ट 8003 पे मैंने चलाया तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज पुश करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखेंगे मैंने जब पुश तो कर दिया, अब आप में से जितने भी लोग इस क्लास में हैं वो सब इसको पुल करके अपने पास वेरीफाई कर सकते हैं, और ये विद इन मिनट्स का काम है कि एक तेज़ी से हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। रह गया हमारे पास कंटेंट, थोड़ा सा ही रह गया बस, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अच्छा, इमेज को अगर इंस्पेक्ट करना है, हमारे पास इमेजेस बने हुए हैं अब, तो हम उसकी इमेज की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, डॉकर हिस्ट्री और इमेज का नाम। तो अगर हम ये चेक करें डॉकर हिस्ट्री और इमेज का नाम अगर मैं दे दूँ तो ये क्या करेगा, मुझे पूरा उसकी हिस्ट्री बता देगा। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की देखें आप पूरी हिस्ट्री आ गई, ये कहाँ से शुरू हुआ है, नहीं क्या क्या आ गया इसके अंदर। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वाली सारी, ये इंजन एक्स से रिलेटेड है, ठीक है। सारी इंजन एक्स हैं, तो ये जो एक्सपोज एटीपी है ये सारा मेरा इंजन एक्स का जो इमेज बेस इमेज था ना, ये उसका सारा है। अच्छा, तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो हमारी जो डॉकर फाइल की जो इंस्ट्रक्शन है ना वो तो प्रोसीजरल है ना सारा, तो जब हिस्ट्री में जब जाएंगे तो ये आपको बैकवर्ड्स देखना होगा। तो जो डॉकर फाइल का जो पहला स्टेप है वो हिस्ट्री में सबसे लास्ट वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इंजन एक्स का काम शुरू किया है। ये सारा हमने तो कोड नहीं किया है, कि इंजन एक्स की जो ऑफिशियल रिपॉजिटरी है उसका सारा कोड है ये, ठीक है, यहाँ तक। ये सारा अब क्रिएटेड 10 मंथ्स वो भी देख सकते हैं, तो ये पुराना काम हुआ हुआ है सारा इंटरनेट का, जब से इन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है इसमें। तो खैर ये सारा हमारा पहले लेयर का काम है, जो हमारी बेस इंजन एक्स का इमेज है। फिर आप देखें जो सेकंड ये वाला जो है, यहाँ पर जो कॉपी कमांड है, ये वो वाली कमांड है जो मैंने कोड को कॉपी किया है, जो डॉकर फाइल का सेकंड पार्ट है, ये वो है। तो ये 32 मिनट्स अगो मैंने कॉपी किया था कोड, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री बता दी इसने मेरे डॉकर इन्फेक्शियस डिजीजेस के इमेज की, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश।
पूरे डॉकर फाइल की स्टेप बाय स्टेप के हुआ क्या है इसके अंदर। तो जो हमने फ्रॉम engine x किया है ना, एक्चुअली फ्रॉम engine x में ये सारी कमांड्स रन होगी, ठीक है, और फिर हमारी कॉपी कमांड। तो ये हमें सब काम नहीं करना पड़ा, ये engine x ने हमें सारा एक कमांड के अंदर इजी करके दे दिया कि सिर्फ फ्रॉम engine x करते हैं तो ये सारा पूरा पीछे का जो वेब सर्वर बनाने का काम है ये सारा उन्होंने अपने एंड पे करके दे दिया और हमें सिर्फ कॉपी की कमांड। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉकर फाइल डॉकर इमेज का पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं जो डिफरेंट लेयर्स हैं। तो इसका क्या है, डॉकर इंस्पेक्ट और इमेज नेम। तो वी कैन डू डॉकर इंस्पेक्ट इमेज नेम। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कहाँ से शुरू हो रहा है यार। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें तो हमारे पास इसमें लेयर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसने हमें रिपॉजिटरी के टैग्स वगैरह बता दिए कि ये इसके टैग्स क्या हैं। तो एक तो ये टैग है हमारा आदिल अल्ताफ स्लैश इन्फेक्शियस डिजीजेस, दूसरा टैग है ये वाला। ठीक है, तो इसने करा क्या है कि जो बेस इमेज है उसके ऊपर बात हो रही है ना, जो इमेज आईडी हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों इमेजेस के एक ही बेस इमेज है, राइट, और ये दोनों सिर्फ उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो एक्चुअली में डॉकर जो है वो आईडी से चला रहा होता है, ये आईडी है कंटेनर की। ठीक है, इस आईडी से रिकग्नाइज करता है, लेकिन हम एज ह्यूमन रीडेबल करने के लिए हम उसको टैग दे देते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर अब आप देखें कि इसमें सारी जो लेयर्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी कि हमारे पास ये इंजन एक्स सारा आ गया। इंजन एक्स का एक एक कोड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, पूरा इंजन एक्स का कोड नज़र आ रहा है। और हमारे पास कॉपी की कमांड भी आ गई कि हमने कॉपी किया है, ये डायरेक्टरी है कोई, इसने भी एज अ हैश वैल्यू सेव किया हुआ है, इसको हमने HTML फोल्डर के अंदर कॉपी करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि जो एग्जैक्टली जो कमांड्स चल रही हैं वो कमांड्स हैं क्या। तो वो उनका पूरा पूरा फुल फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। तो कभी अगर डिबगिंग करना होती है तो इसके अंदर हम आके इमेज को डिबग भी कर सकते हैं। ये हमारे डॉकर का लास्ट टॉपिक आ गया। चाहें तो मैं 5 मिनट की ब्रेक दूं, वरना हम अगर पुश थ्रू करना चाह रहे हैं तो ये 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं। क्या करना है? आगे कंटिन्यू करूं? आप लोग सो तो नहीं गए? हाफ हाफ चल रहा है, कंक्लूड कह रहा है कोई, ब्रेक कह रहा है कोई। एक और भी काम किया जा सकता है कि ये वाला जो लास्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट सैटरडे को कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर हम कुबरनेटीज इसके बाद डायरेक्टली शुरू कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा ही है, लेकिन 3 साइड हैं सर। तो फिर हम आज का ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को हम इसको बाइंड नोट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।